सैम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहता है। हालांकि ये पूरा परिवार एक ही घर में रहता है, लेकिन एक घर में रहने के बाद भी ये सब के सब अलग अलग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि ये हमेशा अपने गैजेट्स में बिजी रहते हैं। एक सुबह जब सैम उठता है तो देखता है कि उसे ऑफिस जाने में देर हो गई है, क्योंकि आज अलार्म घड़ी नहीं बजी होती। और जब वो अपनी पत्नी से पूछता है कि घर की कोई भी घड़ी क्यों नहीं चल रही, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हर एक चीज अपने आप ही बंद हो गई होती है। इन्हें लगता है कि पावर ऑफ हो गई है, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जब सैम की बेटी अपना मोबाइल देखती है तो वो भी ऑफ होता है। सैम इस बात की इंक्वायरी करने के लिए अपने लैंडलाइन फोन को उठाता है, लेकिन वो भी डेड होता है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अब सैम अपने ऑफिस के लिए और उसके बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जब भी लिफ्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। दरअसल लिफ्ट भी अपने आप ही बंद हो गई है, जिस वजह से मजबूरी में सबको स्टेयर्स से नीचे उतरना पड़ता है। और अब सैम जब रेलवे स्टेशन पहुँचता है तो देखता है कि ट्रेन भी नहीं आ रही। दरअसल ट्रेन भी बंद हो चुकी है। सैम किसी तरह से पैदल चलता हुआ ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऑफिस का डोर भी नहीं खुल रहा, क्योंकि ये भी पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डोर होता है। साथ ही यहाँ पर उसके जितने भी कॉलीग्स होते हैं उन सब की वॉचेस अपने आप ही बंद हो गई होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम के बेटे को दिखाया जाता है जो साइकिल से स्कूल जा रहा होता है, और सबके सब उसकी साइकिल को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी गाड़ियाँ बंद हो चुकी है, सबके सब फंस चुके हैं। और सबके मन में यही आ रहा होता है कि काश उनके पास भी साइकिल होती। वहीं सैम की पत्नी को दिखाया जाता है जो घर का सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाती है। वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जरूरत से ज्यादा सामान ले रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी बंद होने के बाद लोग घबरा चुके हैं। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा होता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। सैम की पत्नी भी यहाँ पर बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर कैशियर अनाउंसमेंट करता है कि वो सिर्फ कैश लेंगे, क्योंकि डिजिटल पेमेंट पूरी तरह से बंद है। ये सुनने के बाद सब के सब एटीएम मशीन की तरफ जाते हैं, लेकिन एटीएम मशीन्स भी बंद होती हैं। वहीं सैम ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से घर आ रहा होता है। तभी वो रास्ते में एक साइकिल के स्टोर को देखता है, और जब वो साइकिल स्टोर में जाता है तो देखता है कि साइकिल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि शहर में किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल काम नहीं कर रहा, इसीलिए साइकिल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर भी वो एक साइकिल खरीद लेता है और अब वो वापस घर आ जाता है। रात को सैम की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है जो कैंडल में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, और सैम की बेटी मोबाइल फ़ोन ना चलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सैम का बेटा जब वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि ना ही फ्लश में और ना ही टैप में पानी आ रहा है। सैम का बेटा और बेटी दोनों अपने गैजेट्स के ऑफ होने की वजह से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले और उठने के बाद वो सिर्फ अपने मोबाइल्स पर ही बिजी रहते थे। अब सैम का पूरा परिवार घर से बाहर बालकनी में जाता है और ये देखते हैं कि पूरा शहर अंधकार है। इस पूरे शहर में कुछ चमक रहा है, तो वो है आसमान में तारे। ये सब मिलकर आसमान में तारों को एक साथ देखते हैं, जो देखकर इन्हें बहुत अच्छा लगता है। दरअसल ये एक परिवार है, एक घर में रहते हैं, लेकिन गैजेट्स, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी की वजह से सब के सब एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर है, यानी कि एक साथ रहते हुए भी ये सब अलग हैं। और अब इस तरह से रहते हुए इन्हें 3 दिन हो जाते हैं। सैम जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस अनाउंस करता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी वापस नहीं आती, इंटरनेट ऑन नहीं होता, कोई भी ऑफिस नहीं आएगा। इस बात से सैम परेशान हो जाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो कोई भी इस शहर में रहेगा। बहुत जल्दी खाने पीने और हर चीज की कमी हो जाएगी। दरअसल इन 3 दिनों में पूरे शहर का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ पहले लोग वॉशिंग मशीन्स में कपड़े धोया करते थे, अब उन्हें हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। साथ ही पीने का पानी भी खत्म हो चुका है, क्योंकि टैब में पानी नहीं आता, और शहर के जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनमें भी पानी खत्म हो चुका होता है। सैम बैंक जाता है, लेकिन बैंक में भी उसे पैसे नहीं मिलते, और इस तरह से रहते हुए आज 7 दिन हो चुके हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। और अब सैम भी अपने परिवार के साथ ये डिसाइड करता है कि वो भी इस शहर को छोड़कर कंट्री साइड यानी कि अपने गाँव चला जाएगा। वो अपनी बाइसिकल्स में अपने परिवार के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में खाने और पीने की कुछ चीज़ें ले लेते हैं। दरअसल पानी का दाम अब पेट्रोल से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी किसी तरह से सैम बहुत सारा पानी और खाने का सामान लेकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलता है। इन्हें बताया गया था कि एयरपोर्ट से अब भी कुछ फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, लेकिन जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि कोई भी फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर रही। इस बात से सैम और उसका पूरा परिवार हताश हो जाता है। इन्हें समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, और अब सैम तय करता है कि वो साइकिल्स पर ही अपने गाँव जाएगा। वो एक मैप लेता है और अपने गाँव का रास्ता देखता है, और इसके बाद वो अपने परिवार के साथ साइकिल्स पर ही अपने गाँव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक टनल आती है जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। टनल के अंदर कुछ लुटेरे भी होते हैं जो इन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक औरत इनकी मदद करती है। दरअसल खाना और पानी की वजह से लोग अब एक दूसरे को लूटने भी लगे हैं। साथ ही सैम और उसके परिवार की खाने पीने की चीजें भी बहुत हद तक खत्म हो चुकी है, और जल्दी इनका पानी भी खत्म हो जाता है। ये नदी के किनारे बैठे होते हैं और सैम भाग कर जाता है और नदी का पानी पी लेता है। दरअसल इस वक्त में सब बिस्लरी वाटर पीने के आदी हो चुके थे, इसीलिए कोई भी डायरेक्ट पानी नहीं पीता, लेकिन सैम को नदी का पानी पीकर बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद
अपने परिवार के साथ एक बार फिर से सैम अपना सफर शुरू करता है। आज बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना टेक्नोलॉजी के पूरे 16 दिन हो चुके हैं और तभी तूफानी बारिश आना शुरू हो जाती है। ये चारों के चारों अपने आप को बचाने के लिए अपने सामान को वहीं पर छोड़कर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। पर जब ये वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि इनका सामान, खाने पीने की चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथ ही सैम के बेटे की बाइसिकल का जो टायर होता है वो भी खराब हो चुका होता है। और अब अगर इन्हें आगे जाना है तो सबसे पहले इन्हें अपने सामान को, सर्वाइवल की चीजों को इकट्ठा करना होगा। सैम अपनी वाइफ के साथ उसी जगह आराम करता है, जबकि उसके दोनों बच्चे शहर में सामान इकट्ठा करने के लिए, सर्वाइवल की चीजें लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ये एक स्टोर में पहुंचते हैं जहां पर सैम का बेटा अपनी साइकिल का टायर ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहां पर उसे टायर नहीं मिलता। वहीं सैम की बेटी को खाने की चीजें मिलती है जो कि इंसानों का नहीं बल्कि एनिमल्स का फूड होता है। वो उसी फूड को लेकर वापस अपने परिवार के पास आ जाती है, पर जब वो उसे खाने की कोशिश करती है तो वो नहीं खा पाती क्योंकि वो कैट का खाना होता है। लेकिन जिंदा रहने के लिए इन्हें उस खाने को खाना पड़ता है। साथ ही ये बैटरी में डालने वाले पानी को भी अपने साथ ले आए होते हैं, जिस पानी को पीकर ये अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं सैम का बेटा, जिसे टायर नहीं मिला होता, वो अपने उसी टायर को रिपेयर करता है और एक बार फिर से ये अपने सफर को शुरू करते हैं। और इस तरह से आज इन्हें पूरे 22 दिन हो चुके हैं। ये सब के सब किसी भी तरह से अपने गांव पहुंचना चाहते हैं और तभी रास्ते में इन्हें एक और फैमिली मिलती है, जो फैमिली इन्हें खाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां देती है और कहती है कि तुम इन्हें खा सकते हो। ये उस फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं। उस फैमिली में एक लड़का भी होता है जो इनके पूरे परिवार की फोटो खींचता है। दरअसल ये डिजिटल कैमरा नहीं होता बल्कि रील वाला कैमरा होता है। ये लड़का कहता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी तो मैं आपको ये फोटो आपके पते पे जरूर भेजूंगा। ये सब उस फैमिली का शुक्रिया अदा करके आगे निकल जाते हैं और अब ये एक शहर से गुजरते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे लोग फिश को पकाकर बेच रहे हैं। सैम भी उस जगह जाता है, लेकिन अब यहाँ पर फिश खत्म हो चुकी है और इसका पूरा परिवार बहुत भूखा है। यहाँ पर जो फिश बेच रहा होता है, सैम उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मुझे फिश चाहिए। लेकिन उस आदमी को सैम की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। सैम रोने लगता है क्योंकि वो जानता है कि अगर जल्दी उन्हें बहुत सारा खाना और एनर्जी नहीं मिली तो वो अपनी मंजिल, अपने गाँव कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। सैम जानता है कि उसे इन्हीं हालातों में आगे सफर तय करना होगा। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने परिवार के साथ लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये सब आराम करने के लिए एक फील्ड में बैठते हैं जहाँ पर सैम की बेटी मैप को देखती है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। सैम बहुत ज्यादा भूखा है, तभी उसे एक इंसेक्ट मिलता है। वो उस इंसेक्ट को खाने के लिए पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे खाता उसे एक पिग दिखता है। पिग दिखने का मतलब ये है कि ये खाना है। सैम उसका पीछा करता है और पिग को पकड़ लेता है, लेकिन पिग को काटना इतना आसान नहीं होता। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि इस पिग को मेरे साथ मेरे घर ले चलो। ये पूरा परिवार पिग को उसके घर ले जाता है, जहाँ पर सब के सब ये उस पिग को खाते हैं और आज इस परिवार को कई दिनों के बाद भरपेट खाना मिला है। अगले एक हफ्ते तक ये इसी घर में इसी आदमी के साथ रहते हैं और इनके पास जितना भी खाना होता है उस खाने से बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। अब इन्होंने रेस्ट भी कर लिया है, इसीलिए सैम तय करता है कि वो एक बार फिर से अपने सफर को तय करेगा। वो अपने परिवार के साथ अपने गाँव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी इनके रास्ते में एक नदी आ जाती है जो कि मैप में नहीं होती। सैम के बेटे को गुस्सा आता है और वो उस मैप को वहीं फेंक देता है। दरअसल ये मैप पुराना था और अब नदी को पार करने के लिए सब के सब लकड़ी का एक बेड़ा बनाते हैं। लकड़ी का बेड़ा बनाने के बाद किसी तरह से नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी साइकिल्स और खाने का सामान नदी के दूसरी तरफ ही रह जाते हैं। इसीलिए सैम अपने पिता के साथ एक बार फिर से नदी की दूसरी तरफ आता है और अपने सारे सामान को और साइकिल्स को लकड़ी के बेड़े के ऊपर रखकर नदी पार करने की कोशिश करता है। पर तभी बहुत जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे नदी का लेवल बढ़ जाता है। नदी में जो धारा यानी कि पानी का बहाव होता है वो भी बहुत तेज हो जाता है और इस बहाव में सैम सामान को और साइकिल्स को बचाते बचाते खुद भी डूब जाता है। इनका सामान भी नदी के साथ बह जाता है। सैम का बेटा किसी तरह से नदी को पार कर लेता है, लेकिन अब इस परिवार ने सैम को खो दिया है। ये सब के सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इन्हें अपने आप को बचाने के लिए अपने सफर को तय करना होगा। इनके पास साइकिल्स भी नहीं है, इसीलिए रेलवे ट्रैक से होते हुए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर कुछ डॉग्स आते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल डॉग्स भी अब भूखे हैं। सैम की वाइफ अपने बच्चों को बचाने के लिए डॉग्स के सामने आ जाती है और तभी डॉग्स उसका बैग खींचते हैं, जिससे वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और सैम की पत्नी की टांग टूट जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ पर फंस चुके हैं। ये इस सफर को तय नहीं कर सकते, लेकिन किसी तरह से सैम के दोनों बच्चे अपनी मॉम को उठाकर रेलवे ट्रैक पर लाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन डॉग्स अब भी इनके आसपास होते हैं। वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, पर तभी रेलवे ट्रैक पर पीछे से ट्रेन आ जाती है, जिसकी आवाज से डॉग्स यहाँ से भाग जाते हैं। ट्रेन इन्हें देखकर रुक जाती है। दरअसल ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली ट्रेन नहीं है, बल्कि कोयले से चलने वाली पुरानी ट्रेन है। ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं और इन सबको ट्रेन पर ले आते हैं, जिसके बाद इन्हें खाने और पीने के लिए सामान दिया जाता है। साथ ही सैम की पत्नी के पैर पर पट्टी भी की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें सैम की बॉडी को दिखाया जाता है, जो नदी में बहते हुए कई किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होती है। पक्षी उसे खाने के लिए उसके ऊपर आते हैं, लेकिन सैम यहाँ पर मरा नहीं होता, बल्कि वो जिंदा होता है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। किसी तरह से सैम पूरी हिम्मत जुटाकर वहाँ से उठता है और धीरे धीरे चलता हुआ वो एक खेत के पास, ट्रैक्टर के पास बैठ जाता है
और तभी उसे ट्रेन की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके दिल में एक उम्मीद जागती है। उसके पास एक स्मोक टॉर्च होती है जिसे वो चलाता है, जिसे ट्रेन के पैसेंजर्स देख लेते हैं। ये वही ट्रेन है जिसमें सैम का परिवार भी है। सैम के बच्चे भी जब देखते हैं कि किसी ने स्मोक टॉर्च जलाई है तो वो भी उस तरफ भागते हैं, और जब वो ट्रैक्टर के पास आते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता अब भी जिंदा है। सैम को वापस ट्रेन में ले आते हैं। सैम अपने परिवार को देखकर बहुत खुश है। सैम का परिवार भी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश है। और इसके बाद ये ट्रेन इन्हें इनके गाँव के पास छोड़ देती है, जहाँ से सैम समंदर के किनारे जाता है। दरअसल समंदर के किनारे ही उसका गाँव है। सैम अपने पिता को देखता है जो मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत खुशी होती है। और अब सैम अपने परिवार के साथ इसी गाँव में रहकर पुरानी तरह की जिंदगी जीना शुरू करता है, जहाँ पर किसी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। वो यहाँ पर खेती करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन उनकी ये जिंदगी पिछली जिंदगी से काफ़ी बेहतर होती है। पहले ये एक ही घर पर रहकर सब अलग अलग थे, लेकिन अब इन्हें परिवार का मतलब पता चल चुका है, एक दूसरे के साथ का मतलब पता चल चुका है। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। और इस तरह से बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना टेक्नोलॉजी के रहते हुए इन्हें 2 साल 126 दिन यानी कि पूरे 856 दिन हो चुके हैं। और अब इन्हें परिवार का, गाँव का, एक दूसरे के साथ का मतलब अच्छी तरह से पता चल चुका है। और एक रात को सैम जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, तभी उसकी अलार्म घड़ी बजना शुरू हो जाती है। सैम जब बाहर आता है तो देखता है कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी है, साथ ही जितनी भी टेक्नोलॉजी थी यानी कि मोबाइल फोन्स और हर तरह के गैजेट्स एक बार फिर से चलना शुरू हो गए हैं। सैम अपने परिवार के साथ वापस शहर में आ जाता है, जहाँ पर जितने भी परिवार शहर से माइग्रेट हुए थे वो वापस आ चुके हैं। लेकिन अभी भी किसी को अच्छे से कुछ नहीं पता कि ये सारी इलेक्ट्रिसिटी और सारे गैजेट्स क्यों बंद हुए थे। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना होता है कि सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर की वजह से ऐसा हुआ था, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक था, जिन्होंने किसी खास मकसद से हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, टेक्नोलॉजी को और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया था। वैसे तो ये कहानी एक परिवार की सर्वाइवल कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हम सबको एक दूसरे से अलग करती है। हम एक साथ एक परिवार में रहने के बाद भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। अगर सच में हम रिश्तों को समझना चाहते हैं, अपने लोगों को जानना चाहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर अपने लोगों को टाइम देना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे, एक दूसरे का साथ दें।